नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रपति। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और बताया था कि अगला वीडियो हम बताएंगे कार्यपालिका से संबंधित। तो कार्यपालिका से संबंधित यानी संघ की कार्यपालिका का पहला भाग आया जिसमें आया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, कैसे उसकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसका वर्णन हम आपको इसमें बताएंगे। कैसे चुनाव होता है और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपका एक भी ना छूटे। आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से, हमने प्रधानमंत्री के बारे में तो खूब पढ़ा है कि उसका चुनाव होता है और ऐसे होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमको पता ही नहीं हो पाता है कैसे क्या होता है। तो आज इसकी सही बात पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का जो विवरण है हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक बताया गया है। तो अनुच्छेद 52, इससे पहले अनुच्छेद हमने इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद तो आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम आपको अनुच्छेद, जैसे आज हम पढ़ाएंगे तो 10 अनुच्छेद क्लियर हो गए, ऐसे ही हर टॉपिक पे 10-12 अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। तो आपको किसी अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 में बताया गया है पद, भारत का राष्ट्रपति का राष्ट्रपति यानी पद। पहले में हमें जो विवरण किया गया है वो किया गया है भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, यहीं पर अनुच्छेद थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, अनुच्छेद यहाँ पर 53, इसमें हमें बताया गया है कार्यपालिका की शक्तियाँ यानी संघ की शक्तियाँ। यहाँ पर लिख सकते हैं संघ की शक्तियाँ यानी कार्य एवं शक्तियाँ, सीधा लिखते हैं कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी, इसका विवरण हमें बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 54, अब आप सीरियल से देखे जाएंगे कि जब हम 52 में पद की जिक्र कर लेते हैं, 53 में कार्यपालिका की शक्तियों के विवरण कर लेते हैं, तो अगला स्टेप सीरियलवादी तो बढ़ेगा। तो इसमें करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें बात आती है निर्वाचन की। निर्वाचन कैसे होगा, इसका हो गया। फिर अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति, ये भी बताया जाएगा। अनुच्छेद 52 के बाद, अनुच्छेद 54 के बाद अनुच्छेद 55 में बताया गया निर्वाचन की रीति कैसी होगी। उसके बाद 56 में पदावधि, 56 में पदावधि कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। 57 में आपको बताया गया पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब आप जानते हैं कैसे है, बताएंगे हम आपको। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। उसके बाद 58, पुनर्निर्वाचन से मतलब आप समझ जाएंगे कि जैसे दोबारा चुनाव कैसे होती है वो चीज़ें। उसके बाद 58 में बताई जाएंगी योग्यताएं, अर्हताएं, अर्हताएं। 59 में एक नई बात बताई जाती है जो कि कम लोग जानते हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति पद की जो शर्तें होती हैं, किस तरीके से उसमें रहना है, क्या क्या उसमें मिलना है, इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति की शर्तें, पद की शर्तें।
शर्तें क्या होंगी, कैसे क्या होगा वो। 60 में अब हमारे पास ही हो गया, 60 में आ जाता है हमारा शपथ, शपथ का वर्ण, और 61 में हमारे बात बताया जाता महाभियोग। इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि महाभियोग है क्या है। अब इसमें एक चीज़ 62 में की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। 62 में क्या होता है, निर्वाचन का समय एवं रीति का भी वर्णन किया जाता है। 62 में अगर हम करते हैं निर्वाचन का समय, रीति इत्यादि, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अनुच्छेद ये है। इसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है उसके हमारे पास ये होता है कि सरकार जो हमारे 2 स्तर पर होती है, एक तो होती है केंद्र स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर हमारे पास जो होता है, जो केंद्र स्तर पर जो हेड होता है तो वो होता है राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर होता है राज्यपाल। इसकी हम अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे राज्यपाल वगैरह की, क्योंकि ये हमारा अभी विषय नहीं है। हम किसकी चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले 52 में हमने जिक्र कर लिया कि राष्ट्रपति का पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी बात की गई अनुच्छेद 52 में। 53 में बताए गए भारत संघ की शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां जो हैं काफ़ी बड़ी हैं, उसका एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा और उसको हम आपको अलग से ही वीडियो में बताएंगे। इसके बाद 53 में 54 में पहुंचते हैं, निर्वाचन। 54 जानने की जरूरत करते हैं, 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है कि निर्वाचन इसका बिल्कुल अलग होता है और अलग कंडीशन है, बिल्कुल आप समझने की करेंगे कि इसका एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में 4 लोग शामिल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, 4 दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। इसके आगे लिखेंगे कि निर्वाचित सदस्य। अब समझिए कि निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन वोट देता है। तो इसमें हमें 4 वोट होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। क्यों विधानसभा है, क्योंकि इसमें कौन शामिल नहीं होता है, विधान परिषद। परिषद नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। इसकी वजह बता देते हैं कि ये सभी राज्यों में नहीं है। ओके, आशा करते हैं कि समझ आ रहा होगा। निर्वाचक मंडल में 4 लोग शामिल हो गए, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा शामिल हो गई और विधान परिषद शामिल नहीं होता है क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है कि इतने के बाद अब क्या करना है, इसके बाद क्या होता है, ये तो हमने जान लिया कि हमें वोट कौन देता है। तो अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 55 पे। यहीं पर इसे हटाते हैं, यहीं पर डालते हैं अनुच्छेद 55। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 55 में हमने आपको बताया था
कि निर्वाचन की रीति बताई जाती है, तो यहाँ पर चीज़ होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अनुच्छेद 55 थोड़ा सा बड़ा है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें लिखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसको एक और कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति या हस्तांतरित पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब इनको समझ लिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तो हम आपको अभी बताएंगे, समानुपातिक क्या चीज है उसको भी समझ लेंगे। एकल संक्रमण पद्धति क्या है ये भी बताते हैं। हस्तांतरित प्रणाली क्या चीज है ये समझिएगा कि हस्तांतरित ये है कि किसी भी विधानसभा से चुना हुआ सदस्य या लोकसभा से चुना हुआ सदस्य उतने सभी जनता के लोगों का एक मत वो खुद इस्तेमाल करता है, यानी जनता सीधे वोट न दे करके जनता का वोट प्रतिनिधि द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, इसीलिए इसे हस्तांतरित विधि भी कहते हैं, एकल संक्रमण विधि भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि दोनों का मत वैल्यू अलग अलग होती है। एक विधायक और सांसद, अगर हम बात करते हैं इनमें संख्या बल में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर जो संख्या बल कम है केंद्र में, क्योंकि सांसद कम होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पर आपके सभी विधायक होते हैं। तो विधायक हर केंद्र में, हर राज्य में अपने अपने अलग होंगे। तो इनकी जो टोटल कुल संख्या है वो होती है लोकसभा में 543 और इसमें 233। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 776 वोट पड़ते हैं। 776 वोट इनकी कीमत होती है अलग। इसके बाद विधायकों की जो संख्या है करीब 4120 है। सभी राज्यों को मिलाकर के 4120 विधायक हैं। अब यहाँ पर क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये हो गया कि केंद्र की ताकत और राज्य की ताकत का समान अंदाजा होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे ही वोट डालने के लिए कह दिया जाए तो केंद्र के तो वोट 776 ही हैं और राज्य के हैं 4120, यानी कोई भी राज्य कहीं से भी वोट डाल करके अपने पक्ष में राष्ट्रपति फेवर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर इतने हैं तो इनकी वैल्यू निकाली जाती है, यानी विधायक की वैल्यू कैसे होती है और सांसद की वैल्यू कितनी होती है। तो एक लिखेंगे, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। एक विधायक का मत मूल्य से मतलब आप समझ लीजिए कुल राज्य की जनसंख्या वटे भांके विधायक, ये समझ लीजिएगा। एक विधायक एक राज्य की जनसंख्या और कुल चयनित सदस्य लिखा जाता है। एक राज्य की कुल जनसंख्या वटे कुल चयनित सदस्य, कुल विधानसभा में कुल चयनित सदस्य, विधान सभा में चयनित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि
पूरे विधायकों की संख्या कह रहा है और डिवाइड बाय 1000। अब 1000 क्यों कर लिया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। वो इसलिए कर लिया जाता है कि कुल जनसंख्या ज़्यादा होती है और उसमें विधायक हैं, मान लीजिए हमने 10 लाख जनसंख्या है किसी की और हमने उसमें 100 का भाग लगा दिया तो एक बड़ा अमाउंट निकलता है। तो बड़े अमाउंट को कैलकुलेट करने में तकलीफ होती है, तो वहाँ से क्या है कि डिवाइड बाय 1000 वो सबके साथ लगेगा तो अमाउंट है छोटा हो जाता है, तो डिवाइड बाय 1000। तो ये तो हो गया एक विधायक का मत मूल्य। अब यहाँ पर क्या है, एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, ये जानना जरूरी है। देखिए एक सांसद का मत मूल्य और एक विधायक के मत मूल्य में ये समझ लेंगे, एक विधायक का मत मूल्य का मतलब होता है, आप निकालेंगे एक सांसद का मत मूल्य आपको निकालना है तो एक विधायक का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या निकाल लेंगे। विधायक के मत मूल्य की जो कीमत निकलेगी जो हम निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे कुल विधायक का मत मूल्य बटे कुल सांसद की संख्या लिख लो, सांसद की कुल निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसद की संख्या। अब आप समझ लीजिए जितना विधायक का मत मूल्य निकला है उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी विधायक सांसद चुने गए हैं उनका भाग लगा दो। सिंपल सी बात होगी, जितना हमने कीमत निकाल लिया किसका, विधायकों का, विधायकों में एमपी का भाग लगा देंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर कर सकते हैं एमएलए अपॉन एमपी, बस ये बात आ गई आपको, एमएलए अपॉन एमपी तो याद हो गया। और एमएलए निकालने के लिए हमारे पास पता है कि टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ एमएलए डिवाइड बाय 1000। सिंपल फार्मूला बन गया यहाँ से कि टोटल पॉपुलेशन जितनी है वहाँ की उस राज्य की, उसमें एमएलए का डिवाइड कर देंगे और एमएलए का डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा 1000 से भाग लगा देंगे। तो ये तो जो हमारे निकलेंगे वो कीमत, इन दोनों की जो कीमत है वो करीब 10 लाख से अधिक है, 10 लाख के अधिक है, थोड़ा सा आसपास ही है। तो 10 लाख से अधिक इनका मत मूल्य निकल जाता है। तो यहाँ से हमें जो पता चल जाता है कि ये क्या है हमारा, कि अनुच्छेद 55 में निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, एकल संख्यणी पद्धति द्वारा होता है। इसमें एक लोकसभा की कीमत निकलती है, एक राज्यसभा की कीमत निकलती है। एक बेसिक आप तरीका आप जान के चलिए तो क्या है, बेसिक बहुत बेसिक मान के चलते हैं, हम यहाँ बता देते हैं कि अगर हम 4120 में लगभग 76 का भाग लगा दें तो करीब 5 आ गया, एवरेज निकल आया ना। ये हमने आपको एक एवरेज बताया कि इस तरीके से एक अंदाजा निकल आता है कि एक विधायक का जो मत मूल्य है वो एक सांसद का जो मत मूल्य है वो एक विधायक से 5 गुना अप्रॉक्स होता है, क्योंकि सांसदों की संख्या करीब 800 और विधायकों की संख्या करीब 4000, तो 8 पंजे 40, यानी 5 गुनी कीमत होती है। लेकिन अलग अलग जनसंख्या अलग अलग की होता है, इसलिए ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा, इसलिए अलग अलग निकाली जाती है, हर मत की कीमत अलग होती है। तो ये बात आपको निर्वाचन रीति समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अनुच्छेद पहुंचते हैं 56 में। अनुच्छेद 56 में हमको बताया गया पद अवधि। इसमें एक चीज और बतानी थी हमको, वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम क्या होता है? वरीयता अनुक्रम ये होता है कि वैसे तो राष्ट्रपति को होते हैं कि यहाँ पर एक नियम है कि जैसे कोई ABCD 4 लोग खड़े हुए हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको 50% प्लस 1 यानी 51% मत पाना, 50% प्लस होना चाहिए, 50% प्लस
होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपको 40% मिल गया बाकी को नहीं 40% मिला तो आप, लेकिन एक रिजर्व कोटा है कि इतना आपको होना अनिवार्य है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब इसमें वरीयता क्रम का क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको एक बार में हमें पूरा वोट नहीं मिला तो क्या करते हैं, तो जो मत डालने वाले होते हैं ABCD, तो उनको उस फॉर्म पे लिखना होता है कि हमें पहली पसंद हमारे ये हैं, और अगर ये नहीं बनते हैं तो दूसरी पसंद हमारी ये है, अगर ये नहीं बनते हैं तो तीसरी पसंद हमारी ये है, और ये भी नहीं बनते हैं तो चौथी पसंद ये है। तो यहाँ पर क्या है कि पहली वरीयता क्रम के वोट गिने जाते हैं। अगर पहली वरीयता क्रम में अगर 50% प्लस हो जाते हैं तो दूसरे चरण की मतगणना नहीं होती। यहाँ पर क्या है कि हमारे राष्ट्रपति बीवी गिरी के साथ ऐसा हुआ कि वो पहले चरण की मतगणना में थोड़े वोट से कम रह गए, तो क्या हुआ कि दूसरे वरीयता क्रम अनुक्रम के अनुसार उनके वोट दूसरे चरण के जोड़े गए, तो फिर दूसरे चरण की मतगणना में इनका पूरा हुआ कोटा, तब वो राष्ट्रपति बीवी गिरी चुनाव जीते। तो हमारे साथ केवल एक राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ है जो केवल दूसरे मतगणना के साथ जीते हैं, बाकी किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अभी हम एक और, अभी इसके बाद एक राष्ट्रपति की एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामनाथ कोविंद तक की पूरी आपको बताई जाएगी कैसे कैसे क्या है। वो भी हमारा वीडियो आप जरूर देखिएगा, बनाएंगे, अभी थोड़ा समय लगेगा, इसको पूरा कर देते हैं। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया, 56 की बात कर रहे थे, 55 हो गया, 56 पदावधि, अनुच्छेद 56 में हमें बताया था पदावधि। पदावधि का मतलब है कि वो कितने वर्ष तक कार्यकाल करेगा, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन ये 5 वर्ष जुड़ेगा जिस दिन से शपथ लेगा, शपथ लेगा, ये हमारा कंडीशन है। कैसा नहीं कि चुनाव हो गया उससे दिन से हो गया, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण कर लेता है उस दिन से हमारी ये राष्ट्रपति की पदावधि के लिए जोड़ी जाती है। और यदि त्यागपत्र देता है, यदि समय से पूर्व त्यागपत्र देगा तो हमारे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो यहाँ पर त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और सामान्य कार्यकाल होगा अगर कुछ नहीं करेगा तो 5 साल तक उनको रहना पड़ेगा उन पद पर। अब याद आते हैं अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में बताया गया था, यहीं पर समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 57 में हमारे एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कई बार बन सकता है, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। आपकी उम्र जितनी है तब तक रह सकते हैं, आपका वर्चस्व कायम है तब तक आप रह सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है अनुच्छेद 58, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 58 इसमें है योग्यता, योग्यताओं का ध्यान रखेंगे। योग्यताएं, अर्हताएं क्या हैं, जो आप सब जानते हैं, बचपन से रटते आए हैं। भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन होती है। दूसरी चीज उसमें जो होती है लाभ के पद पर ना हो, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं। और एक और लाभ के, इस पे एक दूसरी कंडीशन होती है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तीसरी भी लाभ के पद पर न हो। और नंबर 4 उसके साथ में कंडीशन और है कि वो लोकसभा या लोकसभा में चयनित होने की, निर्वाचित होने की वांछित योग्यता रखता हो, वांछित योग्यता रखता हो। यानी उसमें कंडीशन में ये है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कंडीशन तो हम सभी पूरी करते हैं, तो क्यों ना हम भी राष्ट्रपति बन जाएं।
तो ऐसे हो सकता है, तो ऐसे अगर आएगा तो कहेगा भले ही हार जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक कंडीशन विशेष जोड़ी गई जिसकी वजह से हम राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहीं पर हम आकर के फेल हो जाते हैं। वैसे तो आपको भी लड़वा देते हैं। और यहाँ पर क्या फेल होने की कंडीशन है, वो ये है कि 50 प्रस्तावक आपके सपोर्ट करने वाले हों और 50 अनुमोदक, तब जाकर के आप इसको लड़ सकते हैं चुनाव। तो यानी कम से कम निर्वाचक मंडल का, ये भी है निर्वाचक मंडल का करीब 100 सदस्य आपके फेवर में होंगे, तभी ये आप से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वैसे तो सोचेंगे अगर इतनी योग्यता होती तो क्यों ना हम लड़ लें, सरकारी पद पे भी नहीं है, सरकारी नौकरी पे। हाँ, एक बात और इसमें बतानी है कि जिसमें ये जॉब वाले जो होते हैं, सरकारी नौकरी वाले को लाभ का पद माना जाता है, और जितने भी ये पद होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, राज्यसभा पद है, जो भी हैं, इनको कभी भी लाभ के पद को नहीं गिना जाता है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 59 आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। 59 में है कि किसी संसद के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होने के बाद, उनके पास शपथ के बाद उस दिन से वो अगर रिक्त हो जाए पद, तो वो दूसरा व्यक्ति कितने दिन के लिए रहेगा, इस बात की बात कही है। यदि वो है मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है, बीच में से कहीं हट गया, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा पद आएगा तो उसकी जगह पर रहेगा। दूसरी चीज़, जिस दिन से वो हो जाएगा तो वो जितना भी शासकीय सुविधाएं होती हैं वो लेने का अधिकार उसको पूरा तरीके से है, और उसके कंडीशन ये है कि फिर वो किसी भी लाभ के पद पर नौकरी नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति बनने के साथ वह किसी भी नौकरी पे नहीं जा सकता। यही 2-3-4 कंडीशन है। जैसे उसे राष्ट्रपति भवन मिलता है तो उसका किराया भत्ता उसे मिलता है, यानी उसको लिए पैसा नहीं देना होगा। तो यही उसमें 59 में बताया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 60, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 60 में जो हमें बताया गया, उसमें बताया गया शपथ। शपथ सिंपल सी बात है कि शपथ जब लेगा तो मुख्य न्यायाधीश, इससे मतलब हो गया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर उस समय मौजूद नहीं है या किसी कारणवश स्थान रिक्त है, तो वहां पर एक शब्द और है, वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश उसको दे सकता है। और इसमें एक कंडीशन और है कि यदि किसी कंडीशन में अगर दोनों के बीच में विवादित अगर कोई कंडीशन आ जाती है तो उसका निपटारा भी CJI करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये बात आ गई। अगर किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी का विवाद हो जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग ऐसे ही समझ लीजिएगा। महाभियोग क्या है कि राष्ट्रपति यदि किसी संविधान का उल्लंघन करते हैं, राष्ट्रपति अगर किसी बात का उल्लंघन करते हैं और वो किसी संविधान का कानून का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी है। यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। प्रक्रिया महाभियोग। अब महाभियोग में होता क्या है? विशेष कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसको इन्फॉर्म करना होगा, यानी राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके लिए महाभियोग ला रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़ इसमें आपको बतानी होगी कि महाभियोग ये भी है कि लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी सदन ला सकता है, उच्च सदन और निम्न सदन। यहाँ पर लिख देते हैं इसको मिटा के कि महाभियोग जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा
दोनों के द्वारा लाया जा सकता है, दोनों के द्वारा लाया जा सकता है और इसके बाद उसे राष्ट्रपति को बताया जाएगा ऐसे बहुमत से, क्योंकि इसका जो डिटेल है वो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको महाभियोग में। इसका डिटेल ये है कि इसको पारित किया जाएगा, लोकसभा से आएगा तो राज्यसभा पारित करेगा और राज्यसभा से जाएगा तो लोकसभा पारित करेगा। इन दोनों को मिला करके वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट की उसमें जाँच बैठेगी क्या ये सही है या गलत है। गलत है ये चीज़ के बाद हम पहुँचते हैं कि अगले वाले पे हमारे पास पहुँचता है निर्वाचन के समय की रीति और समय। निर्वाचन के समय किस तरीके की रीति होगी, क्या समय होगा, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। तो आज हमने जितनी भी कोशिश थी वो हमने पूरी आपके संबंध में बता दी गई। अब इसके संबंध में हम जो ले चलते हैं आपको आज के लिए इतना ही बस। अब अगला होगा वो अगले वाले एपिसोड में बताएंगे, वो उपराष्ट्रपति वगैरह जो भी होंगे उसके मामले में आपको बताया जाएगा। तो इतना आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और घर में वीडियो बनाते हैं तो बच्चे भी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है, तो बच्चे को देखते हैं।